अस्सलाम वालेकुम, ये है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 1 PSY 312 डियर नॉलेज की तरफ से। पिछली बार हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 5 जो था परसेप्शन पे। परसेप्शन में हमने लेसन 1 को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आई विल प्रोवाइड लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा हमने लेसन 2 स्टार्ट किया था। लेसन 2 में हमने पार्ट 1 जो है उसको कंप्लीट कर दिया था। पार्ट 1 में हमने परसेप्शन ऑफ शेप को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप को कंप्लीट कर लिया था। सीक्वेंस ऑफ परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस, सैलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने लिंक प्रोवाइड कर ली है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे द परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुपिंग। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुपिंग भी कहा जाता है। परसेप्चुअल ग्रुपिंग भी नॉर्मली टॉपिक्स जो है वो देखने को मिलते हैं। कभी परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुपिंग टॉपिक्स आपको मिलेंगे। तो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुपिंग या परसेप्चुअल ग्रुपिंग में हम डिस्कस करेंगे द परसेप्चुअल अर्ज टू ऑर्गेनाइज एंड गेस्टाल्ट ग्रुपिंग प्रिंसिपल्स। और इसके अंदर फिर जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ क्लोजर, लॉ ऑफ गुड कंटिन्यूएशन, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, law of pregnance, law of simplicity, law of wholeness, law of connectivity, law of figure and ground relationship, law of control, law of good figure, law of contrast and law of adaptability। तो ये जितने भी लॉज हैं, ये हम गेस्टॉल्ट ग्रुपिंग प्रिंसिपल्स के अंडर जो आते हैं, इन सबको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं द परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुपिंग, और थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि परसेप्चुअल ग्रुपिंग में क्या होता है या परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुपिंग में क्या होता है। तो हम कोई भी चीज़ जब परसीव करते हैं, व्हेन वी परसीव अ फॉर्म वी ऑफन ग्रुप डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ इट टुगेदर। कोई भी फॉर्म अगर हम परसीव करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसके जो एलिमेंट्स हैं, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उन सबको हम एक ग्रुप में डाल देते हैं और उसके बाद हम उसको परसीव करते हैं। किस तरह करते हैं, ये आगे आगे जब हम डिफरेंट लॉज को डिस्कस करेंगे तो आपको बड़े आसानी से समझ आ जाएगा कि हम उसको किस तरह एक साथ करके एक ग्रुप फॉर्म में उसको परसीव करते हैं। हम कोई भी चीज़, कोई भी एलिमेंट जो हम परसीव करते हैं, हम उसको ग्रुप में कर लेते हैं, हम उसको एक्टिवली ऑर्गेनाइज करते हैं उसके एलिमेंट्स को, और हम उससे एक स्टेबल परसेप्शन प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी वेल डिफाइंड होल ऑब्जेक्ट्स जो है, हम उसको एज अ स्टेबल परसेप्शन प्रोड्यूस करने के लिए हम उसको एक्टिवली ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं। अब परसेप्चुअल ग्रुपिंग क्या है? ये हमारी एक टेंडेंसी है जिसके ज़रिए हम कोई भी स्टिमुलस जो है उसको परसीव करते हैं। किस तरह परसीव करते हैं? एक ऑर्गेनाइज्ड और मीनिंगफुल पैटर्न में हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको एक मीनिंगफुल पैटर्न में लाते हैं। किस तरह करते हैं? उसको ग्रुप फॉर्म में लाके। कोई भी चीज़ अगर आप परसीव करते हो, आप उसको ऑर्गेनाइज करते हो, उसको मीनिंग्स देते हो, उसको एक ग्रुप फॉर्म में लाके उसको परसीव करते हो। जितने भी स्टिमुलस हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, उसको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको आप ग्रुप कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आपके पास एक मीनिंगफुल परसेप्शन आता है। अब ये जितना हमने डिस्कस किया, ये परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुपिंग, इसका एक लॉ बनता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ग्रुपिंग। लॉ ऑफ ग्रुपिंग में ये सारी बातें आती है कि हम कोई भी चीज़ अगर परसीव करते हैं, हम उसको एक ग्रुप फॉर्म में लाते हैं, हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको मीनिंगफुल पैटर्न देते हैं एक ग्रुप फॉर्म में लाके, फिर उसके बाद हम उसको परसीव करते हैं। अब लॉ ऑफ ग्रुपिंग के अंदर आपके पास आते हैं 4 लॉज। एक है प्रॉक्सिमिटी, एक है सिमिलैरिटी, एक है गुड कंटिन्यूएशन और एक है क्लोजरनेस। ये 4 पॉइंट्स जो हैं, ये आप लॉ ऑफ ग्रुपिंग में डिस्कस करेंगे। इसको लॉ ऑफ ग्रुपिंग के अंडर क्यों रखा गया है? क्योंकि जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन चारों में हम यही काम करते हैं कि हम सबसे पहले ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको मीनिंगफुल पैटर्न्स देते हैं, उसको एक ग्रुप शेप में लाते हैं, या एक ग्रुप शक्ल में, या एक ग्रुप फॉर्म में लाते हैं, उसके बाद फिर हम उसको परसीव करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो है परसेप्चुअल अर्ज टू ऑर्गेनाइज। इसके ऊपर काम किया था साइकोलॉजिस्ट स्टैनली कॉरेन और उसके जो कोलीग्स हैं 1999 में, उन्होंने इसके ऊपर काम किया और दे रेफर्ड टू एज द अर्ज टू ऑर्गेनाइज। यानी कि हम कोई भी चीज़ अगर परसीव करते हैं, देयर इज़ एन अर्ज टू ऑर्गेनाइज। हमारी एक टेंडेंसी है, हमारी एक एबिलिटी, एक अर्ज है कि हम उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करके उसको परसीव करते हैं। सर, अगर आपने स्क्रीन पे ये जो शेप नज़र आ रहा है, अगर आपने इसको परसीव किया हो तो आपने सिंपल इसको एज अ शेप ही परसीव किया, लेकिन अगर आप ज़्यादा डिटेल्ड में देखें तो
इस शेप के अंदर भी छोटे-छोटे शेप्स आपको नज़र आएँगे। आपको ट्रायंगल्स आपको हाँ, ट्रायंगल्स नज़र आएँगे, आपको सर्कल्स नज़र आएँगे। थोड़ा ज़्यादा अगर आप ध्यान दें फिर आपको छोटे-छोटे स्क्वायर्स भी नज़र आएँगे। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव इग्नोर्ड राइट हियर। जब मैं परसेप्चुअल अर्ज ऑफ टू ऑर्गेनाइज़ की बात करी थी, आपने इस शेप को देखा तो आपने सिर्फ़ इसको एज़ अ होल शेप ही कंसिडर किया और ये जो बीच में अंदर छोटे-छोटे जो बाकी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, बाकी जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, आपने उसको इग्नोर किया। क्यों? बिकॉज़ दिस इज़ और अर्ज टू ऑर्गेनाइज, दिस इज अ परसेप्चुअल अर्ज टू ऑर्गेनाइज कि हम कोई भी चीज़ अगर परसीव करते हैं सबसे पहले हम उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। आपने इसको ऑर्गेनाइज करके, आपने एक्टिवली ऑर्गेनाइज करके एज ए शेप इसको परसीव किया और बाकी जो अंदर छोटे छोटे माइनर ऑब्जेक्ट्स थे कि वो ट्राइंगल हैं या वो सर्कल है या वो स्क्वायर है, जो भी है आपने इसको इतना ध्यान नहीं दिया। अगर आप ज़्यादा अब डिटेल में देखें तो आपको सर्कल्स भी नज़र आएंगे, आपको छोटे छोटे स्क्वायर्स भी नज़र आएंगे। तो ड्यू टू द परसेप्चुअल अर्ज टू ऑर्गेनाइज, हम सबसे पहले एक चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, ग्रुप फॉर्म मिलाते हैं, उसके बाद फिर उसको परसीव करते हैं। अब आते हैं गेस्टाल्ट ग्रुपिंग प्रिंसिपल्स की तरफ। गेस्टाल्ट ग्रुपिंग प्रिंसिपल्स में हम ये सारे लॉज डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, क्लोजर, गुड कंटिन्यूएशन, प्रॉक्सिमिटी, प्रेगनेंस, सिंप्लिसिटी, होलनेस और law of connectivity, law of figure and ground relationship, law of contour, law of good figure, law of contrast and law of adaptability. तो अगर आप इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, जनरल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, न्यूरोबायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर पढ़ रहे हैं या एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं या इस तरह कोई से भी सब्जेक्ट जिसके अंदर आपको परसेप्शन डिस्कस करने में आए या परसेप्शन का टॉपिक आपको मिले, तो अगर आप यही नोट्स अपने पास रख लें तो ये आपकी काफ़ी मदद करेंगे उन सब्जेक्ट्स में, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। तो स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ सिमिलैरिटी से। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी क्या है कि ये हमारी एक टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू परसीव द ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर साइज, शेप और कलर एज अ यूनिट और फिगर। कि हम कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर परसीव करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, अगर ऑब्जेक्ट सिमिलर शेप के हैं, सिमिलर साइज के हैं, सिमिलर कलर के हैं, तो हम उसको एज अ यूनिट या एज अ फिगर हम उसको परसीव करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सिमिलैरिटी वो एलिमेंट्स जो सिमिलर हमें नजर आते हैं तो हम उसको सेम ऑब्जेक्ट का पार्ट कंसिडर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक पिक्चर भी इंक्लूड किया है। अगर आपने इन कुकीज़ को देखा हो तो आपने इसको इस तरह रो में आपने इसको परसीव किया कि ये सारे पंपकिन्स वाले कुकीज़ हैं, ये सारे सेंटा क्लॉज वाले कुकीज़ हैं। नीचे जो हैं वो स्टार शेप्ड वाले कुकीज़ आपको नज़र आएंगे, उसके बाद फिर नीचे सर्कल शेप्ड वाले कुकीज़ नज़र आएंगे। तो आपने लॉ ऑफ सिमिलैरिटी के बेस पे आपने इसको सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को एक ही लाइन में परसीव किया, रादर देन कि आप उसको इस तरह परसीव करते हैं कि पंपकिन कुकी है, उसके बाद फिर सेंटा क्लॉज कुकी है, उसके बाद फिर स्टार है, उसके बाद फिर सर्कल शेप्ड कुकीज़ हैं। आपने इस तरह करके इसको परसीव नहीं किया, बल्कि आपने इस तरह रो में सिमिलैरिटी के बेस में आपने सिमिलैरिटी के बेस पे आपने इसको परसीव किया है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ सिमिलैरिटी कि हम सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को एक ही ऑब्जेक्ट का पार्ट कंसिडर करते हैं। देन द लॉ ऑफ क्लोजरनेस। लॉ ऑफ क्लोजरनेस क्या है कि हमारी एक टेंडेंसी है कि हम कोई भी इनकम्प्लीट इमेज अगर देखते हैं, हम उसको परसीव करते हैं, तो उसके अंदर अगर कोई गैप्स हैं तो हम उसको खुद से फिल कर लेते हैं। ये हमारी एक टेंडेंसी है टू फिल इन गैप्स और कॉन्टोर्स इन एन इनकम्प्लीट इमेज। कॉन्टोर्स क्या होते हैं कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप उसको परसीव करते हैं, उसकी जो बाउंड्रीज होती हैं, क्लियर बाउंड्रीज होती है, उसको कॉन्टोर्स कहते हैं। आपने इनकम्प्लीट इमेज देखी, आपने खुद से उसके गैप्स फिल करके आपने परसीव किया कि हाँ ये किस तरह टाइप की चीज़ है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द that is also included in the law of closure. फिर interpretations that produce closed rather than open figures are favored. क्लोज्ड फिगर्स को आप ज़्यादा फेवर करेंगे रादर देन ओपन फिगर्स। अब आप अगर इस पिक्चर को ध्यान दें तो अगर आपने इस पिक्चर को देखा, आपने क्या परसीव किया कि एक बड़ा सा सर्कल शेप्ड क्लॉक है। हालांकि अगर आप ध्यान दें तो इस पिक्चर में आपको कंप्लीट सर्कल शेप्ड क्लॉक नज़र नहीं आया। यहाँ पर भी इमेज में आधा यहाँ से क्लॉक जो है वो आपको प्रॉपर सर्कल शेप नज़र नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं, नीचे से भी नहीं है और बीच में आदमी भी खड़ा हुआ है। तो काफ़ी जो है पिक्चर जो है वो ब्लॉक हुई है, काफ़ी इंटरप्शन है इस पिक्चर में। लेकिन आपकी एक टेंडेंसी है कि आपने ये सारे गैप्स खुद से फिल किए और आपने इसको एज अ सर्कल परसीव किया। सो दिस इज लॉ ऑफ क्लोजर।
अब आते हैं लॉ ऑफ गुड कंटिन्यूएशन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ गुड कंटिन्यूएशन हमारी एक टेंडेंसी है कि कोई भी एलिमेंट जो कि सेम डायरेक्शन में जा रहा हो तो हम उसको एक सिंगल यूनिट या एक सिंगल फिगर परसीव करते हैं। हम उसको जो सेम यूनिट में जा रहा है या सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो हम उन एलिमेंट्स को ग्रुप कर लेते हैं और उनको फिर एक सिंगल यूनिट या सिंगल फिगर में उसको परसीव करते हैं। सो इट इज़ अ टेंडेंसी टू ग्रुप एलिमेंट्स दैट अपीयर टू फॉलो इन द सेम डायरेक्शन एज सिंगल यूनिट और फिगर। तो जब आपके पास मल्टीपल वेज आते हैं, व्हेन यू आर फेस्ड विद मल्टीपल वेज टू वीव अ स्टिमुलस, हम क्या करते हैं, वी टेंड टू फॉलो गुड कंटिन्यूएशन। मल्टीपल वेज हैं हमारे पास, हम उनमें से जो गुड कंटिन्यूएशन में जा रहे हैं हम उसको फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आप देखें आपको डिफरेंट रोड्स नजर आएंगे, कुछ इस तरह कुछ इस तरह कुछ इस तरह, लेकिन आप उन रोड्स को परसीव करेंगे जो आपके पास सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो सेम डायरेक्शन में आपके पास रोड्स जा रहे हैं आप उन्हीं को परसीव करेंगे बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ गुड कंटिन्यूएशन के जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो गुड कंटिन्यूएशन में जा रहे हैं, जो हमारे पास गुड कंटिन्यूएशन शो कर रहे हैं, तो हम उसी चीज़ को ज़्यादा परसीव करते हैं। देन द लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी में ये है कि जो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के नज़दीक होते हैं तो हम उसको एक सिंगल यूनिट या एक फिगर कंसिडर करते हैं, या एलिमेंट्स जो एक साथ हो तो हम उसको एक ही ऑब्जेक्ट का पार्ट कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस पिक्चर को ध्यान दें तो इसमें आपको 3 ग्रुप नज़र आएंगे, एक ये है और एक ये और एक ये, या तो फिर आपको 2 ग्रुप नज़र आएंगे, एक ये और एक ये। रेदर देन कि आप कहें कि 1 2 3 4 5 6 6 बंदे खड़े हैं, आप सिंपली कहेंगे कि इसमें 2 ग्रुप्स हैं या तो 3 ग्रुप्स हैं। वाई? क्योंकि आपने लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी के बेस पे बात की है। अब ये 3 लोग एक साथ खड़े हैं तो ये हमारे पास एक ही ग्रुप नज़र आ रहे हैं, मे बी देयर फैमिली, मे बी ऐसे ही कोई लोग हो वो एक साथ खड़े हैं, लेकिन ये एक ही दे आर क्लोज टू ईच अदर, तो इसलिए हमारे पास हम इसको एक ही ऑब्जेक्ट या सेम ऑब्जेक्ट का पार्ट कंसिडर करेंगे। सो दिस इज द लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अब आते हैं लॉ ऑफ प्रेगनेंस एंड लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी। तो अकॉर्डिंग टू गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट, लॉ ऑफ प्रेगनेंस encompasses all the other गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल्स, जिसमें हमारे पास ग्राउंड फिगर रिलेशनशिप भी आता है। एंड द इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ प्रेगनेंस इज दैट आवर परसेप्चुअल सिस्टम वर्क इन इकोनॉमिकल वे। हमारे जो परसेप्चुअल सिस्टम है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ प्रेगनेंस, हमारे जो परसेप्चुअल सिस्टम है वो एक इकोनॉमिकल वे में काम करता है टू प्रमोट द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेबल एंड कंसिस्टेंट फॉर्म्स। तो हमारी जितनी भी एबिलिटी है टू एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स into stable objects help us perceive the world accurately. And the law of simplicity, कि आपके पास जितना सिंपल होगा एक ऑब्जेक्ट आप उसको उतना ही ज़्यादा अच्छे से परसीव कर लेंगे। देन उसके बाद है लॉ ऑफ होलनेस। लॉ ऑफ होलनेस को हम ये जो लॉ है लॉ ऑफ होलनेस, इसको गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट ने दिया था। एंड दिस लॉ इज गिवन बाय गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट, और गेस्टॉल्ट एक जर्मन लैंग्वेज है जिसका मतलब है ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है और एज अ होल आप उसको परसीव कर रहे हैं, कि द टोटल सिचुएशन इज परसीव इमीडिएटली एज अ होल एंड होल इज परसीव फर्स्ट, देन द अदर पार्ट्स आर विजुअलाइज्ड एंड होल ऑफ अ सिचुएशन इज मोर इम्पोर्टेंट। यानी कि आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, आप रैदर देन कि आप उसको एक एक करके परसीव करें, आप उसको एज अ होल परसीव करते हैं। जिस तरह के आप उसके गैप्स को खुद से फिल कर लेते हैं, आप उसको जो है बीच में जो माइनर डिटेल्स हैं आप उसको जो है इग्नोर कर लेते हैं और आप उसको एज अ होल परसीव कर लेते हैं। सो दिस इज द लॉ ऑफ होलनेस। Then the law of connectivity. When they are uniform and linked, we perceive spots, lines, or areas as a single unit. फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म फॉर्म में है या एक लिंक्ड फॉर्म में है, फॉर एग्जाम्पल स्पॉट्स हैं, आपके पास स्पॉट्स जो हैं वो एक ही लाइन में जा रहे हैं, एक स्क्वायर शेप बना रहे हैं स्पॉट्स, तो आप उसको एक सिंगल यूनिट कंसिडर करेंगे। सिंगल लाइन में अगर जा रहे हैं या एरिया में जा रहे हैं तो आप उसको एक सिंगल यूनिट कंसिडर करेंगे बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कनेक्टिविटी। जैसे आपने बचपन में अगर जब आप छोटे थे तो आपको जब ABC लिखवाया जाता था तो आपको डॉट डॉट में A लिखवाते थे, डॉट डॉट में B लिखवाते थे, फिर आप खुद से पेंसिल उठा के उसको कनेक्ट कर करके A बनाते थे, उसको कनेक्ट करके B बनाते थे। तो अगर
अब आपके सामने वो ABC उसी तरह डॉट फॉर्म में अगर मैं लिखूं या स्क्वायर डॉट फॉर्म में बनाऊं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉट्स हैं, बल्कि आप कहेंगे कि ये एक स्क्वायर है या ये ए है। क्यों? क्योंकि आप खुद से उसकी कनेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो जितने भी स्पॉट्स हैं आपके सामने या डॉट्स हैं, तो वो एक यूनिफॉर्म में है और एक लिंक्ड फॉर्म में है, जिसकी वजह से आप उसको एज अ होल परसीव कर रहे होते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ कनेक्टिविटी। देन द लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप, इसको हमने पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था काफ़ी डिटेल में, और इस वीडियो में हम दोबारा भी डिस्कस करेंगे कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप, हम फिगर को परफेक्टली परसीव करते हैं उसके बैकग्राउंड की वजह से। फिगर जो है हमारे पास ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस स्क्रीन पे ये जो जितनी भी राइटिंग है आप इसको परसीव कर रहे हैं, आप इसको देख रहे हैं, तो ये राइटिंग जो है ये आपके पास फिगर है। अब इस राइटिंग के आपके पास परफेक्ट शेप है, परफेक्ट कॉन्टोर्स है, जिसके बेस पे आप इसको परसीव कर रहे हैं। तो आप फिगर को परसीव करते हैं उसके बैकग्राउंड की वजह से, और जो फिगर है वो आपके पास ज़्यादा प्रोमिनेंट है। देन द लॉ ऑफ कॉन्टोर, जिसको मैं बार बार जो है हर एक लॉ में, ऑलमोस्ट हर एक लॉ में मैंने इसको डिस्कस किया, कॉन्टोर। तो लॉ ऑफ कॉन्टोर ये कि ऑब्जेक्ट इज सीन परफेक्टली और प्रॉपर्ली ड्यू टू द कॉन्टोर, एंड अ कॉन्टोर इज सेड टू बी द बाउंड्री एक्जिस्टिंग बिटवीन फिगर एंड इट्स बैकग्राउंड। कॉन्टोर क्या है? आप कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी स्टिमुलाई, आप उसको परफेक्टली और प्रॉपरली परसीव करते हैं उसके कॉन्टोर की वजह से। कॉन्टोर क्या चीज है? ये बाउंड्री है दैट एग्जिस्ट बिटवीन द फिगर एंड द बैकग्राउंड। जो फिगर और बैकग्राउंड के बीच में जो बाउंड्री है उसको कॉन्टोर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसी वर्ड को ले लेते हैं कॉन्टोर को। अब इसकी प्रॉपर बाउंड्री है जिसकी वजह से आप इसको एज अ वर्ड कंसिडर कर रहे हैं, ये सी है क्योंकि उसकी प्रॉपर बाउंड्री है और जो इसको इसके बैकग्राउंड से डिस्टिंग्विश कर रही है। अगर इसका बैकग्राउंड भी वाइट होता और ये सी भी वाइट होता, तो बैकग्राउंड और फिगर दोनों सेम होती, जिसकी वजह से हम इस चीज को परसीव नहीं कर पाते। तो लॉ ऑफ कॉन्टोर की उसकी जो कॉन्टोर की वजह से, अब इसकी प्रॉपर बाउंड्री है, प्रॉपर शेप है, इसके प्रॉपर कॉन्टोर है, जिसकी वजह से हम इसको परफेक्टली एंड प्रॉपरली परसीव कर सकते हैं। देन द लॉ ऑफ गुड फिगर। लॉ ऑफ गुड फिगर क्या है? इट इज अ टेंडेंसी टू ऑर्गेनाइज थिंग्स दैट मेक अ बैलेंस और सिमेट्रिकल फिगर्स दैट इंक्लूड ऑल द पार्ट्स। हमारी एक टेंडेंसी है कि हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को एक बैलेंस या सिमेट्रिकल फिगर में, जिसमें इसके सारे पार्ट्स आते हैं। A figure including all the part will be considered as a good figure. जिस फिगर में सारे पार्ट्स आते हैं आपके पास, हम उसको गुड फिगर कंसिडर करते हैं। आपके पास एक ऐसा फिगर आ रहा है जो स्क्वायर शेप बना रहा है, या ऐसा फिगर आ रहा है जो सारे एक साथ हैं और आप उसके होल परसीव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो सारे पार्ट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप उसको समझ पा रहे हैं, आप उसको देख पा रहे हैं, आप उसको प्रॉपरली परसीव कर रहे हैं, आप उसको मीनिंगफुल पैटर्न दे पा रहे हैं। इसलिए वो एक अच्छा फिगर बना रहा है आपके पास, एक गुड फिगर बना रहा है। तो दिस इज द लॉ ऑफ गुड फिगर कि जो हमारे पास एक अच्छा गुड फिगर बना रहा है जिसको हम समझ पा रहे हैं, तो दैट इज कि हम उसको इजीली परसीव कर पाते हैं। देन द लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट, स्टिमुलस शार्प इन कॉन्ट्रास्ट ड्रॉज मैक्सिमम अटेंशन। जो स्टिमुलस आपके पास कॉन्ट्रास्ट में शार्प हैं, आपकी अटेंशन जो है उस पर ज़्यादा जा रही होती है और आप उसको बहुत ही ज़्यादा इजीली परसीव करते हैं। अगर मैं दोबारा वही एग्जांपल दूं कि बैकग्राउंड जो है वो आपके पास वाइट है, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ये ग्रीन है और ये ब्लैक है। आप इस ग्रीन और ब्लैक को ज़्यादा अच्छे से परसीव कर रहे हैं क्योंकि बैकग्राउंड के बनिस्बत ये जो कॉन्ट्रास्ट है इसका वो ज़्यादा शार्प है, ज़्यादा तेज़ है, जिसकी वजह से it draws maximum attentions of yours. Now the last one is the law of adaptability. The perceptual organization for some stimuli depends upon the adaptability of perceivable to perceive similar stimuli. The perceptual organization, हमारी जो perceptual organization है, कुछ stimulus या stimuli for some stimuli किस चीज़ पर डिपेंड करती है? Depends upon the adaptability of perceiver to perceive similar stimuli. तो ये थी सारे लॉ ऑफ गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स जो जिसके अंदर हमने ये सारी लॉज डिस्कस की, और परसेप्चुअल ग्रुपिंग का जो लास्ट टॉपिक था परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुपिंग। अगर आपको वीडियो समझ आई है, आज का लेक्चर आपको समझ आया है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो यू कैन लाइक द वीडियो। अगर समझ नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। प्लस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जब भी नई वीडियोस अपलोड होगी तो आपको एकदम से नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इसके अलावा वीडियो की लिंक्स को, चैनल की लिंक्स को अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।